हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। सी टेट का पेपर नज़दीक है और इसी सी टेट के पेपर के टारगेट को लेकर हम अब लोग अपने चैनल पर बेहतरीन से बेहतरीन एसएसटी के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर होगी। और जैसे कि सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखें, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। तो वो कौन सा एक्ट था या कौन सा आयोग था या किसके माध्यम से इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, या 1835 के लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर रिकमेंडेशन पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1882 के हंटर आयोग के द्वारा, या फिर 1854 के वुड के डिस्पैच के द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर भारतीय शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा में बदल दिया गया था। तो अंग्रेजी माध्यम जो एक शिक्षा हमारी स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर, वो 1835 के तहत हुई थी। 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था, 1833 का चार्टर एक्ट, तो उसी में सिफारिश की गई थी। लेकिन ये आयोग बना 1835 में लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर, तब जाकर इस शिक्षा को या भारत में जो शिक्षा थी उसे अंग्रेजी माध्यम किया गया था। ठीक है, लेकिन आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे जूनियर पेपर के लिए। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 के वुड के डिस्पैच को। ये क्वेश्चन अलग था, ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो क्या कारण था या क्या राज था कि इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत जल्दी ग्रोथ करी और सारे यूरोपियन कंपनी को पराजित करके अपना झंडा फहराया इस इंडिया के अंदर। तो क्या कारण रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे ज़रा, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। उसके अलावा बी सेकंड है हमारा कि सेकंड ऑप्शन है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास अत्याधुनिक आधुनिक हथियार हुआ करते थे। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी सही है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, तो ये सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, भारत में जातिवाद बहुत ज़्यादा था, भारत में डिस्क्रिमिनेशन छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, भारत में एकता नहीं थी, जिसकी वजह से बाहर के जो लोग आए और भारत में आकर अपने पैर पसारे और उसके बाद अपना स्थापत्य यहाँ पर बनाया। तो इसीलिए ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। भारत में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक सफलतापूर्वक राज चला था वो यही कारण रहा है इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट है, उपरोक्त सभी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है ओके, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है हमारा कि ग्रीनविच से तात्पर्य क्या है। व्हाट इज़ द ग्रीनविच लाइन मीन्स, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा दिया गया है कि देखो, पहले मैं आपसे समझा दूँ कि ग्रीनविच होती क्या है। देखो, हमारी पृथ्वी पर इस तरीके हमारे ग्लोब पर ना एक ऐसे लाइन खींची गई है, ये एक 0 डिग्री हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है। इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन के इसी बराबर में ऐसे करके कुछ लाइन है समानांतर, ये कई सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है और इन सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन को मिलाकर बन जाती है 380 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। और इसीलिए हमारी पृथ्वी जो घूमती है वो 380 डिग्री घूमती है, क्योंकि 1 डिग्री एक देशांतर रेखा होती है। तो जो यहाँ पर पूछी गई है ग्रीनविच का मतलब होता है कि ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली लॉन्गिट्यूड लाइन, जहाँ से वर्ल्ड का मानक समय लिया गया है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, तो वो हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन हो जाएगी। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को ही हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, इसे मेरिडियन लाइन भी कहते हैं या मध्यांतर रेखा भी कहा जाता है। तो इसी रेखा से विश्व का मानक समय लिया गया है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, वो है प्लासी का युद्ध। बहुत अच्छा, बढ़िया। प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है इस युद्ध की, क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये युद्ध माना जाता है इतिहास के अंदर। तो इसके ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया था और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश का नियंत्रण का रास्ता खुल गया था। ऑप्शन नंबर सी है
एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया था। यह ऑप्शन नंबर डी है कि सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर है इसका कि ये प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला को पराजित हो गए थे और रॉबर्ट क्लाइव की सेना इसमें जीत गई थी। और उसके बाद ही इस सेना को जीतने के बाद या रॉबर्ट क्लाइव के जीतने के बाद बंगाल में अंग्रेजों का स्थापत्य हो गया और उसके बाद ही धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के अन्य भागों पर भी अपना अधिकार करना प्रारंभ कर लिया था। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखें तो वो है कक्षा जो 8th है हमारी, कक्षा 8 में शिक्षक विद्यार्थियों से उनके गांव के प्रधान और सरपंच के नाम तथा जिम्मेदारी पूछते हुए स्थानीय स्वशासन सेल्फ रूल जिसे हम लोग कहते हैं अध्याय को पढ़ाना शुरू करते हैं। और इसके उपरांत इसी पढ़ाने के बाद क्या करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की महत्वता को स्पष्ट करते हैं। शिक्षक किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहते हैं या कौन से शिक्षण सूत्र का अनुपालन शिक्षा कर रहा है। देखो पंचायती राज के बारे में उन्होंने बताया, समझाया है। पहले उन्होंने क्या किया कि प्रधान और सरपंच के नाम पूछे, ठीक है। फिर उनके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधान कार्य करता है, सरपंच कार्य करता है, किस तरीके से अन्य यूनिट काम करती है गांव में, और एक स्थानीय स्वशासन क्या होता है, पंचायती राज क्या होती है, उन्होंने उसके बारे में बाद में बच्चों को समझाया। तो कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग शिक्षक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमूर्त से मूर्त की ओर, या फिर सरल से जटिल की ओर, या अनिश्चित से निश्चित की ओर, या फिर अनुभाविकता से तार्किक की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। क्यों? क्योंकि सरल चीज़ें का मतलब ये है कि बच्चों को जो चीज़ पता थी कि हमारे गांव में सरपंच है, हमारे गांव में प्रधान है, वो कुछ किस प्रकार से कार्य करते हैं या कैसे एक प्रशासनिक इकाई चलती है पंचायती राज की, तो वो उन्हें नहीं पता था। लेकिन उन्हें सरपंच पता था, उन्हें गांव का प्रधान पता था। लेकिन इस सारी चीज़ों के बारे में फिर शिक्षक ने उनके माध्यम से, सरपंच के या फिर एक प्रधान के नाम के माध्यम से सारी चीज़ों को बता दिया। तो वो फिर सरल से जटिल की ओर, जो जटिल वाली प्रक्रिया थी वो भी बच्चों के समझ आ गई। तो इसलिए सरल से जटिल शिक्षण सूत्र का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया गया। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है, बीएड में आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, करी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें जरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि शिक्षार्थियों के सूक्ष्म व्यवहार का अवलोकन करते हुए पढ़ाना। इसके अलावा शिक्षण अभ्यास आयोजित करना, या ऑप्शन नंबर थर्ड है विद्यालय में शिक्षार्थियों की नित्यचर्या का सूक्ष्म प्रबंधन करना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि छोटे समूह में विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को बांटना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। क्योंकि शिक्षण अभ्यास आयोजित करना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, टीचिंग अभ्यास ही तो करते हैं जिस समय माइक्रो टीचिंग करने जाते हैं किसी कॉलेज में, किसी स्कूलों के अंदर, ठीक है। तो ये शिक्षण अभ्यास आयोजित करना सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसका क्या उद्देश्य था। क्यों अंग्रेजी शिक्षा को इंडिया के अंदर लाया गया, क्या उद्देश्य अंग्रेजों का रहा होगा। तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे ज़रा। ऑप्शन नंबर ए है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, या ऑप्शन नंबर सेकंड है भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, या ऑप्शन नंबर सी है भारत में जन साक्षरता का विकास करना, या ऑप्शन नंबर डी है निरक्षर भारतीयों के अंदर व्यापक अराजकता को दूर करना। देखो यहाँ पर ये सारे के सारी चीज़ें ऐसे वो भला करना ही नहीं चाहते थे अंग्रेज भारत में रहकर। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपनी राजनीतिक सत्ता थी ना, अपनी पॉलिटिकल एक जो पावर थी या सत्ता थी, उसकी नींव को सुदृढ़ किया, उन्होंने उसको मजबूत किया आधुनिक शिक्षा को यहाँ पर लाकर, और भारत में शिक्षा दी। उसके बाद अपनी पॉलिटिकल पावर जी है, जैसे आज के टाइम में कोई गवर्नमेंट जो होती है अपने भले के लिए कुछ ना कुछ काम ऐसे करती रहती है जिससे जनता उनके प्रति आकर्षित हो। तो यही कार्य था यहाँ पर भी, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ की थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें
बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की, वो है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी? तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फ्रांसिस्को द अल्मीडा, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है नूना द कुन्हा, या ऑप्शन नंबर थर्ड है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा चलाई गई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की। ओके, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? देखो ध्यान रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व जब इंडिया में चल रहा था तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी, देखो रॉबर्ट क्लाइव 1757 में बंगाल का गवर्नर बना था, और उसका उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? क्या बेंटिंग को माना जाता है, क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, क्या वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है, क्या लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, क्योंकि बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। और यही वो ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर महाभियोग लाया गया था। भारत के इतिहास में ऐसे व्यक्ति हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें आपसे, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, और पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से उन्होंने किससे प्राप्त की थी? कौन व्यक्ति था जिससे प्राप्त की थी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की? क्या वो अकबर, क्या वो जहांगीर था, क्या वो शाहजहां था, क्या वो औरंगजेब था? तो इसका आंसर क्या सही होगा? किस व्यक्ति के से, मतलब किस राजा से उन्होंने अनुमति ली थी भारत में अपनी कोठी स्थापित करने की? तो उस समय जो शासक था, देखो पहली बात तो ये है कि 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, और 1608 में जो भारत के अंदर मुगल शासक था वो जहांगीर था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट हो जाएगा। अकबर उस समय नहीं था। अकबर के टाइम पर तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, क्योंकि अकबर का टाइम पीरियड जो था वो 1605 तक रहा है, और 1605 में स्टार्ट हो गया था जहांगीर का शासनकाल, और 1608 में स्थापित हुई थी पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की सूरत के अंदर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत किसकी? सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को क्या किया था सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया गया। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सेकंड है कि बहुत अधिक वितरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया गया, या ऑप्शन नंबर सी है, या थर्ड ऑप्शन सही है क्या, अस्पष्ट बनाया है कि क्योंकि विद्यार्थियों के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज़्यादा व्यापक बनाया है। तो इसका सही आंसर पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ऑप्शन में एक बात बोली गई है कि बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया गया। देखो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का अगर इवैल्यूएशन करना हो तो हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन को लाना पड़ेगा, और बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित भी तभी बनाया जा सकता है या किया जा सकता है जिस समय उसका संपूर्ण एक मूल्यांकन किया जा रहा हो, और संपूर्ण मूल्यांकन जो होगा वो सतत और व्यापक मूल्यांकन की विधि के द्वारा ही होगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? देखो यहाँ ध्यान रखने, कोई ऐसा निगेटिव पॉइंट हमें छांटना है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान एसएसटी की पेडागोजी की भावना के विरुद्ध जा रहा है कोई ऑप्शन, तो वो निगेटिव ही होगा। तो इसीलिए हमें कोई ऐसा पॉइंट इसमें से छांटना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि शिक्षार्थियों के जीवन के से संबंध बनाना, जी वो तो बिल्कुल सही है, शिक्षार्थियों के जीवन से संबंध बनाना जरूरी है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभव को भी शामिल करना, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभव को भी, एक्सपीरियंस को भी शामिल करना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बिठाना, जबरन परीक्षा में बिठाना,
ये तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन, तो इसीलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही चला जाएगा, जो एक शिक्षा शास्त्र के भावना के विरुद्ध होगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो वो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे। देखो देवगिरी कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर देवगिरी जिसे हम लोग कहते हैं, और दौलताबाद इसी का ही नाम है, दौलताबाद देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर आक्रमण किया था, तो देवगिरी के उस समय शासक पूछे गए हैं कौन थे, तो यहाँ पर है रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर सेकंड है मलिक काफूर, नंबर थर्ड ऑप्शन है प्रताप रुद्रदेव, या ऑप्शन नंबर डी है राणा रतन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, क्योंकि रामचंद्र देव जो हैं वो देवगिरी के शासक हुआ करते थे, और ये इतिहास की बहुत बड़ा युद्ध था अलाउद्दीन खिलजी का, और भारत के जो शासक रहे हैं वो थे रामचंद्र देव। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है तैमूर के आक्रमण। देखो तैमूर लंग जिसे कहते हैं, एक टांग से लंगड़ा जो था, ठीक है, और एक टांग से लंगड़ा होकर ही उसने इतना बड़ा आक्रमण इंडिया के ऊपर किया कि दिल्ली सल्तनत के शासक अपनी गद्दी छोड़कर भाग गए थे उस टाइम। तो तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश की स्थापना हुई थी। देखो तैमूर लंग ने आक्रमण किया, उसके बाद खिज़र खां जो था तैमूर लंग का सेनापति रहा है, और तैमूर लंग यहाँ से भारत से चला गया था और खिज़रगाह यहीं रहने लगा था, और खिज़र खां ने फिर भारत में एक नए राजवंश की स्थापना करी थी। उस राजवंश का नाम था सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। तुगलक वंश के अंतिम शासक जो थे उनको पराजित किया था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी खिज़र खां ने, जो तैमूर लंग का सेनापति था। और देखो दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टी रही है, गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, ये 5 डायनेस्टी हुई है एक हमारे दिल्ली सल्तनत के अंदर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है। देखो भारत में मुस्लिम सत्ता का जो संस्थापक कहा जाता है, मुस्लिम राज का संस्थापक किसे कहा जाता है, ये करके क्वेश्चन है। देखो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था वो 712 ईस्वी में किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर भारत के ऊपर, और इसके बाद भारत में जो था वो महमूद गजनबी भी आया, 1000 ईस्वी में आया, और उसने भारत पर सबसे ज़्यादा बार आक्रमण भी किए। और उसके बाद महमूद गजनबी के बाद तुर्क से ही भारत के अंदर आया, वो था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी जो था इसने भारत पर आक्रमण तो किए, लेकिन भारत में सत्ता स्थापित करने के पर्पज़ से इंडिया में आक्रमण इसने किए थे, और उसके बाद अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर यहाँ से चला गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी, तो इसका मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जड़ थी वो क्या थी, वो थी मोहम्मद गोरी, और इसीलिए मोहम्मद गोरी को ही क्या माना जाता है, मुस्लिम राज का संस्थापक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, वो है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी के लेखक पूछे गए हैं तो कौन थे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तबकात ए नासिरी एक पुस्तक थी जो लिखी गई थी मिनहाज उज सिराज के द्वारा, मिनहाज उस सिराज के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें गुलाम वंश की भी जानकारी मिलती है और हमें कुछ शासकों के भी बारे में, मुस्लिम शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है इस पुस्तक से, तबकात ए नासिरी से, जो लिखी थी मिनहाज उस सिराज ने। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है अल बरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकारक था। तो ध्यान रखेंगे अल बरूनी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, उज्बेकिस्तान का जो रहने वाला था, और इसका जो वर्तमान मतलब इसका जो ओरिजिनल नाम हुआ करता था वो अब्बुर रेहान था। तो अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकारक था, क्या वो महमूद गजनबी, अकबर, बलबन, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, महमूद गजनबी के टाइम का एक इतिहासकारक था अल बरूनी। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वो है चंदावर का युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था इतिहास का, कि चंदावर का युद्ध जो 1194 में हुआ था, तो वो किसके मध्य लड़ा गया था। तो क्या पृथ्वीराज तृतीय या मोहम्मद गोरी के बीच में, या भीम सेकंड मोहम्मद गोरी के बीच में, या जयचंद मोहम्मद गोरी के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट है, जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे,
जयचंद, इस जयचंद के बीच और गोरी के बीच में कन्नौज में चंदावर का युद्ध हुआ था। और हाँ, एक बात और है, इससे पहले मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था तराइन के सेकंड युद्ध में, और तराइन का पहला युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। तो यहाँ पर ये कई युद्ध ऐसे थे जो मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़े गए भारत के अंदर, और चंदावर के युद्ध को जीता किसने? मोहम्मद गोरी ने, जयचंद को पराजित करके। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछे गए हैं, कौन थे? क्या देवपाल थे, धर्मपाल थे, न्यायपाल थे, या फिर नरेंद्रपाल थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे। विक्रमशिला भी एक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में प्रसिद्ध था, तो उसी टाइप से बिहार के अंदर जो उस समय प्राचीन काल में एक बड़ा ही मतलब एक बहुत ही बड़ा शिक्षा केंद्र हुआ करता था, वो था हमारा विक्रमशिला शिक्षा केंद्र। तो विक्रमशिला के जो संस्थापक थे वो धर्मपाल थे। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, वो है सातवाहन शासकों की राजधानी या राजकीय भाषा, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा पूछी गई है, क्या थी? सातवाहन वंश जो है वो दक्षिण भारत के एक बहुत ही प्रतापी एक राजवंश हुआ है मौर्य डायनेस्टी के बाद, और इस सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा है वो पूछी हुई है। क्या वो पाली थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी, या फिर इनमें से कोई नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। देखो, प्राकृत भाषा थी उनकी, लेकिन वो मानते थे हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन भाषा उनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। और प्राकृत कौन से धर्म की राजकीय भाषा थी? वो थी जैन धर्म की राजकीय भाषा रही है प्राकृत, और पाली थी बौद्ध धर्म की राजकीय भाषा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के द्वारा या किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? देखो, शक संवत आज जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय संवत है, और इसे 1957 में 1957 में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और शक संवत की शुरुआत किस सम्राट के शासनकाल में हुई थी? क्या अशोक के, क्या कनिष्क के, क्या हर्षवर्धन के, क्या समुद्रगुप्त के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। कनिष्क के टाइम पर यहाँ पर स्टार्ट हुआ था शक संवत। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए क्या होना चाहिए हमारा सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा रिकॉर्ड। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासनहीनता की घटनाओं का रिकॉर्ड? या ऑप्शन नंबर थर्ड है विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजन की प्रगतिशील विकास की रिपोर्ट? आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट एक ऑप्शन दिया गया है जो पॉजिटिव सोच को दर्शाता है, जो एक अच्छे कार्य को दर्शा रहा है, वो है विद्यार्थियों की रुचियाँ, अभिक्षमताओं, सामाजिक समायोजन के प्रगतिशील विकास का एक रिकॉर्ड रखा जाता है संचित अभिलेखों के अंदर। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, वो है कि ब्रिटिश कालीन सरकारी अभिलेख जो हुआ करते थे, जो गवर्नमेंट के एविडेंस हुआ करते थे, अभिलेख हुआ करते थे, इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, उन्हें वस्तुनिष्ठ इतिहास के लेखन में सहायता नहीं कर सकते हैं। वो वस्तुनिष्ठ इतिहास के लेखन में सहायता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से लिखे हुए हैं। तो उनका आंसर देना हमें बिल्कुल ऐसे टिक मार्क नहीं हो सकता कि ये सही है ये गलत है, वो हमें ऑब्जेक्टिव में आंसर नहीं दे सकते ऐसे क्वेश्चन का। तो ऐसे अभिलेख हमें प्राप्त हैं, सरकारी अभिलेख ब्रिटिश कालीन के। तो क्यों ऐसा कारण रहा है, क्यों ऐसे वजह रही है, तो वो हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि इन अभिलेखों में घटनाओं का कालानुक्रम उल्लेख नहीं किया गया है। क्या ऑप्शन नंबर सेकेंड है इनमें केवल सतही सूचनाएं हैं?
या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ब्रिटिशों ने अपने व्यक्तिनिष्ठ विचार रिकॉर्ड किए हैं और व्यक्तियों की भावनाओं की अपेक्षा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये केवल ब्रिटिश शासन की खुशनुमा तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशों ने अपने व्यक्तिनिष्ठ, अपने जो व्यक्तिनिष्ठ है, जो उनके व्यक्ति थे, उनके विचार थे, उनको रिकॉर्ड किया है ना, और व्यक्तियों की भावनाओं की अपेक्षा की है। यहाँ पर ही इसका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, वो है कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना मल्टी प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं हम लोग, रिवर वैली प्रोजेक्ट, तो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित क्या होगा, सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या होगा। तो हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि पारिस्थितिकी है ना, जो इकोलॉजी होता है, पारिस्थितिकी पर बांधों के हानिकारक प्रभाव की चर्चा करना, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड है कि विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रकरण पर विद्यार्थियों की परियोजना देना। ऑप्शन नंबर फोर्थ है भली प्रकार से तैयार व्याख्यान देना। देखो यहाँ पर बात की गई है कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित क्या होगा। तो सर्वाधिक उचित तो ये होगा भाई, हम लोग कैसे जानेंगे, बच्चा कैसे जानेगा बहुउद्देश्य जो नदी घाटी परियोजना होती है, तो उसे क्षेत्र भ्रमण पर। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। जब भी कभी इस प्रकार कोई प्रश्न मिले और उसमें यहाँ क्षेत्र भ्रमण दिया गया हो तो वो बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि संसाधन प्रकरण पर पाठ योजना बनाते समय, किस पर? संसाधन प्रकरण पर पाठ योजना बनाते समय आपका पहला सोपान, पहला स्टेप, पहला चरण क्या होना चाहिए। संसाधन प्रकरण जो भी हमारा एक रिसोर्सेज है, ठीक है ना, तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि शिक्षण सामग्रियों का चयन, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि उद्देश्यों का निर्धारण, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि प्रकरण को कई बार पढ़ना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है प्रस्तावना से जुड़े सवाल तैयार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देश्य का निर्धारण इज़ द राइट है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट है बिल्कुल, क्योंकि उद्देश्य का निर्धारण जो है हमारा पहले निर्धारण करना होगा, तब ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए, जो अभी हमारा रिसोर्स के बारे में जब हम लोग पाठ योजना बनाते हैं। उद्देश्य का निर्धारण हमें पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य ये रहेगा इस पाठ का। तो ये इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण एसएसटी के प्रश्न। तो आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।